नमस्कार दोस्तों। प्लास्टिक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, हम सब जानते हैं और हम सब प्लास्टिक यूज़ कर ही रहे हैं। तो इसमें कोई नई बात तो है नहीं बताना या करना कि प्लास्टिक आज हर जगह यूज़ में आता है। आप तो जानते ही हैं कि प्लास्टिक की कुर्सी हो या छोटे से छोटा सामान हो, हाथ में प्लास्टिक की पन्नी जिसे हम पन्नी बोलते हैं, हाथ में कैरी बैग जो लेके चलते हैं उसे हम कहते हैं पन्नी दे दो भैया सब्जी की दुकान पे। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं आज की डेट में। चाहे बड़ी से बड़ा सामान, जैसे मान लीजिए कि आज चंद्रयान मून पर चला गया, तो उसमें भी प्लास्टिक के पार्ट्स यूज़ किए गए। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान जैसा है। इसे मैजिक मटेरियल ऑफ द अर्थ कहा जाता है और हज़ारों साल से लगभग ये यूज़ होता हुआ आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि प्लास्टिक को प्रोड्यूस करके हमने अपने जीवन को बहुत ज़्यादा आसान बना दिया। जीवन को इतना आसान बना दिया कि जो काम लोहे से या फिर किसी मटेरियल या मेटल से किया जाता था कि वो बहुत हैवी होता था और प्लास्टिक की यूज़ से वो हल्का हो गया, तो चीज़ें हल्की बन गई। लेकिन अब समस्या ये है कि प्लास्टिक जो हम दिन ब दिन प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, इसका डिस्पोजल प्रॉपर हो नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये रिसाइकिल तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अगर हम आज की डेट में अपने टोटल वेस्ट को देखें, अगर हम अपने घर के कचरे को निकालते हैं जब फेंकने के लिए, डिस्पोजल के लिए, तो अगर हम उस पर नज़र डालें तो हम ये पाएंगे कि लगभग 70 से 80% जो पार्ट है हमारे गार्बेज का, उसमें प्लास्टिक ही है 70 से 80%। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है डिस्पोजल के लिए या तो डिस्पोजल वैन में डाल देते हैं, और अदरवाइज नहीं तो अगर कैसे गाँव वाला क्षेत्र है तो हम क्या करते हैं, इसको कहीं भी ऐसी जगह फेंक देते हैं जहाँ पे सड़ जाएगा। और होता क्या है कि प्लास्टिक तो सड़ता नहीं है। प्लास्टिक तो लगभग 1000 साल तक भी आप मान के चलिए कि 1000 साल तक ये सड़ता नहीं है। तो अगर ये सड़ता नहीं तो ये होता क्या है, ये बनता है प्लास्टिक पोल्यूशन। और प्लास्टिक पोल्यूशन आज की डेट में सबसे बड़ा हेडेक है। प्लास्टिक पोल्यूशन आज पूरे वैश्विक स्तर पे जो है सरदर्द बना हुआ है और इसी कारण भारत सरकार ने 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया। और इतना ही नहीं, इसके अलावा और 7 देशों ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। पूरे विश्व में 8 देश हैं ऐसे जो सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर चुके हैं। तो फिर बैन क्यों किया जा रहा है? प्लास्टिक तो हमारे इजीनेस के लिए है, हमारे कंफर्ट के लिए है, हम इजीली इसको यूज करते हैं तो हम हमारी सहूलियत है। फिर प्लास्टिक को बैन क्यों किया जा रहा है? प्लास्टिक को बैन करने की सबसे बड़ी वजह है कि हम जो प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, ये प्लास्टिक बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट डालता है लेटर स्टेज में। प्लास्टिक को अगर लैंडफिल करते हैं, अगर जमीन में दबाते हैं तो ये मिट्टी खराब कर देता है। अगर प्लास्टिक को हम जला देते हैं तो ये एयर पोल्यूशन कर देगा। और अगर हम इसको पानी में, नदी में डाल दें तो नदी के रास्ते ये समुद्र में पहुंच जाएगा और समुद्र के जो जितने क्रिएचर्स हैं, एक्वेटिक लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करता है ये। इवन जो मरीन क्रिएचर्स हैं उनकी मरने की जो हालत हो गई है वो इन प्लास्टिक्स की वजह से हुई है। क्या होता है, ये एक्वेटिक लाइफ मतलब जो क्रिएचर्स है, जैसे कछुआ है या कोई भी एक्वेटिक क्रिएचर है जो मरीन लाइफ जी रहा है, वो जब इस प्लास्टिक को निगल लेता है तो फिर वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता और मर जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्लास्टिक आज की डेट में हेडेक बन चुका है। आज हम प्लास्टिक के बारे में ये समझेंगे कि कितना खतरनाक है और क्या है इससे जुड़ी समस्याएं। वैश्विक स्तर पे आज क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है, हम इसको समझेंगे। और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये बनाया क्यों गया, क्या था इसका इतिहास, कैसे बना, उससे पहले क्या होता था और प्लास्टिक यूज होने के बाद क्या चीजें होने लगी। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसका डिकम्पोजिशन कैसे हो सकता है और इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में भी बात करेंगे कि केमिकल कंपोजिशन क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है कि ये सड़ता नहीं है। क्या कोई एंजाइम है जो इसको सड़ा सकता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। प्लास्टिक के विकसित रूप को समझने के लिए हम इसके ओरिजिन को समझते हैं कि कैसे ये प्रचलन में आया और कैसे इसकी शुरुआत हुई, कब हुई, कैसे इसको डेवलप किया गया, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। सबसे पहले तो 1600 ईस्वी पूर्व की बात करें, अगर 1600 ईस्वी पूर्व में जब प्लास्टिक नहीं हुआ करता था तो उस समय हम पेड़ों से मिलने वाले रबर को, माइक्रोसेलुलोज
कोलेजन और गैलोलाइट नाम की चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर प्लास्टिक जैसी चीज़ बनाते थे और इनसे हम बॉल, बैंड और मूर्तियाँ बना लिया करते थे। मतलब ये उस समय प्रचलन में था कि बॉल बनता था, बैंड बनता था और मूर्तियाँ इनसे बन जाती थीं। फिर क्या हुआ 19th सेंचुरी के शुरुआत में 19th सेंचुरी के शुरुआत में नेचुरल प्लास्टिक जैसी चीज़ें हम लोगों ने विकसित कर ली, जो कि एनिमल्स से मिलता था। जैसे सींग से, एनिमल की सींग से, कछुए के शेल से, अंबर से या रबड़ को भी हम यूज़ में ले लिया करते थे। तो इनसे क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी तो ठीक थी इसकी, मतलब प्लास्टिक मटेरियल जो हमको मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ भी किया जाने लगा था। लेकिन ये प्रॉब्लम ये हो गई कि एनिमल को मार के ही ये चीज़ें मिल सकती थी, क्योंकि मरे हुए एनिमल तो बहुत कम ही मिलेंगे प्लास्टिक, अगर हमको सींग चाहिए तो एनिमल्स को मार के जो है सींग, मतलब एनिमल्स को मारकर सींग या बाकी इस तरह की सिमिलर चीज़ों से हम प्लास्टिक बनाने लगे। धीरे धीरे हुआ ये कि प्लास्टिक बनाने की कड़ी में जो बिलियर्ड बॉल है या इस तरह की चीज़ें हैं ये भी जुड़ गई। जैसे कटलरी आइटम्स थे, कंघी थी, जो डेली यूज़ की चीज़ें हैं, ये भी धीरे धीरे इस श्रृंखला में जुड़ गया कि भाई ये भी प्रोडक्ट्स अब बनने लगे। अब हुआ ये कि एनिमल्स की हंटिंग इतनी ज़्यादा मात्रा में इतने बड़े स्केल पे होने लगी कि एनिमल्स ही कम होने लगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे बिलियर्ड बॉल बनाया जाता था उस समय एलिफेंट के ट्रंक से। तो जो एलिफेंट का ट्रंक था ये उसको मार के ये लोग लाते थे और इतनी ज़्यादा हंटिंग होने लगी कि एनिमल, मतलब आपका एलिफेंट जो है वो बहुत कम होने लगे, उनकी जनसंख्या ही कम हो गई। तो फिर इस पर रोक लगाया गया और जब रोक लगाया गया तो फिर अब इसके लिए एक अल्टरनेटिव भी सोचने की ज़रूरत थी। तो जब अल्टरनेटिव हम इसका सोचने लगे तो हमने इसके अल्टरनेटिव के तौर पे जो सोर्स ढूंढा, वहीं से प्लास्टिक की शुरुआत हुई। एक इन्वेंटर थे जॉन वेस्ले ह्यार्ट। इन्होंने प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए रिसर्च शुरू की और लगभग 5 सालों तक रिसर्च की। 5 सालों की रिसर्च के बाद इन्होंने सेल्यूलोइड मटेरियल को इन्वेंट किया। सेल्यूलोइड मटेरियल की खासियत ये थी कि ये लकड़ी और कपास से मिलने वाले सेल्यूलोज से बना हुआ था। लेकिन सेल्यूलोइड से इन्होंने क्या किया कि बिलियर्ड बॉल्स बनाए। बिलियर्ड बॉल्स को बनाया तो अब इसमें भी खामियां थी। बिलियर्ड बॉल का वेट ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जो सेल्यूलोइड ये इन्होंने इन्वेंट किया था उससे इन्होंने बिलियर्ड बॉल को बनाया था। और ये बिलियर्ड बॉल वजन में हल्का था और बाउंस भी नहीं करता था। सपोज करिए कि इसको डाल दें ज़मीन पे ऐसे फेंके तो ये बाउंस नहीं करता था। ये इसकी प्रॉब्लम थी। और लेकिन इसकी अच्छी बात ये थी कि ये मतलब कलरलेस था और किसी भी मोल्ड में, मतलब किसी भी रूप में ढाला जा सकता था। ये इसके लिए प्लस पॉइंट था। तो सेल्यूलोइड को ही पहला प्लास्टिक हमने बोला। फिर इसको सेल्यूलोइड को सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया वो फोटोग्राफी के लिए यूज़ किया गया। इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है फोटोग्राफी के साथ रहा। अब सेल्यूलोइड के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये बहुत ज़्यादा हाई फ्लेमेबल था, मतलब इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती थी और इसकी वजह से फिर इसका प्रोडक्शन बहुत रिस्की था। मतलब अगर प्रोड्यूस करते समय आग लग जाए, बहुत ज़्यादा रिस्की होने की वजह से फिर इसको भी यूज़ करना मिनिमाइज़ किया गया। 1907 में एक बेल्जियन केमिस्ट ने, जिनका नाम था लियो बेकरन, उन्होंने फिनॉल के साथ फॉर्मल्डिहाइड को मिलाकर, फिनॉल जो है कोल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो इस वेस्ट प्रोडक्ट के साथ फॉर्मल्डिहाइड को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट तैयार किया और इस प्रोडक्ट को नाम दिया बेकेलाइट। तो बेकेलाइट की खासियत ये थी कि बहुत ही कम इन्फ्लेमेबल था, मतलब आग जल्दी से नहीं पकड़ता था सेल्यूलोइड की कंपैरिजन में, और इसका रॉ मटेरियल भी बहुत इजीली अवेलेबल था। तो सिर्फ बेकेलाइट का रिसर्च होना प्लास्टिक की एक शुरुआत थी, क्योंकि यहाँ से रिसर्च को एक नई पहचान मिली। इसके बाद 1920 में रिसर्चर्स ने कमर्शियली पॉलीस्टीरीन को डेवलप कर लिया था, जो कि एक प्रकार का स्पंजी मटेरियल हुआ करता था और इंसुलेशन के लिए काम में लाया जाने लगा। इसके बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड एग्जिस्टेंस में आया। ये हार्ड होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी था। इसके अगले चरण में आर्केलिक मटेरियल आया। आर्केलिक मटेरियल जो है खोजा गया, ये ट्रांसपेरेंट था और हम अब ग्लास के जैसा कोई प्लास्टिक मटेरियल, जैसे ग्लास है वैसे हूबहू हम इसकी नकल करके प्लास्टिक का भी ट्रांसपेरेंट ग्लास बना सकते थे। तो ये खोजें बहुत ही कंटिन्यू तो नहीं कह सकते, पर बहुत स्टेप बाय स्टेप होती चली गई। इसके बाद 1930 में नायलॉन अपने अस्तित्व में आया। नायलॉन को जो है सिल्क की तरह आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में यूज़ किया जाने लगा, क्योंकि ये सिल्क
जो है नेचुरल सिल्क की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत था, इसलिए इसको सिल्क के तौर पे यूज़ किया जाने लगा। ईयर 1933 में प्लास्टिक की खोज में एक नया मोड़ आया जब रिसर्चर्स ने पॉलीएथिलीन की खोज कर ली थी। ये वो मटेरियल था जो आज भी हमें ग्रोसरी बैग्स और बाकी दिनचर्या की चीज़ों में देखने को मिल जाता है। प्लास्टिक का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा जो वाइडली यूज़ किया गया वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि जो प्लास्टिक का यूज़ था वो बहुत ज़्यादा डिमांड में आया, क्योंकि वो वार के दौरान जो मटेरियल जैसे मेटल हो गया, रबड़ हो गया, इसकी खपत ज़्यादा होने लगी। और खपत ज़्यादा होने के बाद क्या हुआ कि मतलब ये प्रोडक्शन हो नहीं पा रहे थे। और प्रोडक्शन इसलिए नहीं हो पाते कि जो बाकी एशियन कंट्रीज थी या जो इसको प्रोड्यूस करती थी वो इतना मेटल लाएगी कहाँ से, क्योंकि प्रोडक्शन तो तुरंत चाहिए था और मेटल तो तुरंत प्रोड्यूस नहीं हो सकता ना, उसको तो एक लंबा प्रोसेस लगता है। तो तब जो है प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया और प्लास्टिक के यूज़ को बढ़ने के लिए उस समय एक खास तरह की टेक्निक को विकसित किया गया जो कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग कहलाता है। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की जो टेक्निक है, इसने उस समय की शॉर्टेज गैप को भरने का बहुत बड़ा काम किया और इसकी वजह से जो है शॉर्टेज से ओवरकम होके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा हाई डिमांड को फुलफिल कर पाए। प्लास्टिक सबसे ज़्यादा वहीं से चलन में आया। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये प्लास्टिक जो है हमारे दिनचर्या का हिस्सा बनता गया। पहले हम बड़ी बड़ी चीज़ों को ही प्लास्टिक से बनाते थे जो डेली दिनचर्या की नहीं हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे हमने इसको अपने दिनचर्या की चीज़ों में भी लाना शुरू किया, जैसे बैठने की कुर्सी, बच्चों के खिलौने और इस तरह की चीज़ें बहुत इजीली बनने लगी, तो इसका डिमांड भी बढ़ गया और प्लास्टिक ने उन सारी जगहों को रिप्लेस कर दिया जहाँ पर प्लास्टिक आ सकता था। जैसे हैवी वुडन चीज़ें थी वो रिप्लेस होके हल्के प्लास्टिक की चीज़ों में आने लगी। बच्चों के खिलौने जो है पहले रबड़ के या फिर लकड़ी के हुआ करते थे, उसकी जगह प्लास्टिक ने ले ली थी। तो धीरे धीरे इस तरह से प्लास्टिक हमारे दिनचर्या में आने लगा और प्लास्टिक जब दिनचर्या में आने लगा तो इसके साथ समस्याएं भी बढ़ने लगी। शुरू में तो प्लास्टिक डिस्पोजल जैसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं, क्योंकि लोग यूज़ करते गए, कुछ रिसाइकिल भी हो गया, नहीं तो लोग ज़्यादातर कचरे में फेंक दिया करते थे। लेकिन ओवर द टाइम प्लास्टिक की डिमांड बढ़ती गई और प्लास्टिक की जब डिमांड बढ़ती गई तो इसका डिस्पोजल का प्रॉब्लम जन्म ले गया। आज हम लगभग 460 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल जनरेट करते हैं। आज अगर हम ग्लोबली देखते हैं तो प्लास्टिक का प्रोडक्शन हमारे ग्रीन हाउस गैस एमिशन के 3.4% है, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम अपने प्लास्टिक का 80 to 90% पार्ट डिस्पोज कर दे रहे हैं और रिसाइकिल में मात्र 10 से 12% या एवरेज में 18% तक हम रिसाइकिल कर रहे हैं, तो ये बहुत छोटा परसेंटेज होगा प्लास्टिक का रिसाइकलिंग का। तो क्या ये प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होके अगर डिकम्पोज हो रहा है तो हमारे लिए ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD की रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो सन 2060 तक प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन 3 गुना हो जाएगा। और कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, अगर इन पे हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि 10 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल सिर्फ ओशन में डिस्पोज कर दिया जाता है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ये ग्लोबल प्रोडक्शन का लगभग 32% शेयर जनरेट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा 42% प्लास्टिक एनुअली प्रोड्यूस करता है। और इस श्रृंखला में अगर हम टॉप 5 कंट्रीज को देखें जो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं, तो इसमें जो सबसे टॉप पर जो कंट्री आती है वो आती है यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि 42 MT का पर टन वेस्ट प्रोड्यूस करती है। इंडिया सेकेंड पायदान पर है, ये 26.3 MT का वेस्ट जनरेट करता है और चाइना 21.6 MT का वेस्ट प्रोड्यूस करता है। ब्राज़ील है 4th नंबर पर, ये 10.7 MT का वेस्ट प्रोड्यूस करता है। इंडोनेशिया सबसे निचले पावदान पे 5वें नंबर पे है, 9.1 MT का वेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये 5 देश हैं। प्लास्टिक वेस्ट के जनरेशन में सबसे बड़ा योगदान है हमारे प्लास्टिक पैकेजिंग का। प्लास्टिक पैकेजिंग जो कि अकेले 46% शेयर लेता है प्लास्टिक वेस्ट का,
वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आज सबसे ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो बॉटल से, पॉट से, टब से, ट्रे से, प्लास्टिक शॉपिंग बैग से, रबिश बैग, इन चीज़ों से हो रहा है। एक आंकड़े के अनुसार ईयर 2017 तक 115 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक सिर्फ पैकेजिंग के लिए यूज़ किया गया। तो अगर प्लास्टिक वेस्ट इतना ज़्यादा हमको पैकेजिंग से मिल रहा है, तो क्या हमें नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं? प्लास्टिक बहुत हेडेक वाली चीज़ है और अगर ये रिसाइकिल नहीं होती है तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि प्लास्टिक सड़ता नहीं है, टूटेगा तो माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये माइक्रोप्लास्टिक क्या है या नैनो प्लास्टिक क्या है? माइक्रोप्लास्टिक वो प्लास्टिक है जो 5 mm से कम या 5 mm के साइज का होता है। तो 5 mm के साइज का प्लास्टिक कहाँ मिलता है? ये मिलता है ओशन में, और हो सकता है हमारे फूड में भी हो। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे फूड में भी ये मिले। ज़्यादातर माइक्रोप्लास्टिक बड़े प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक बॉटल है जो कि पेट टाइप का मटेरियल होता है, इसके टूटने से बनता है। और ये जैसे जैसे प्लास्टिक टूट के छोटा होता जाता है तो ये माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाता है। होता यह है कि जैसे प्लास्टिक का कचरा हम फेंक देते हैं, ये ओशन के थ्रू या लैंडफिल में दबकर धीरे धीरे दबाव से, प्रेशर से टूटकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और माइक्रोप्लास्टिक का शेप ले लेता है। या फिर ओशन में अगर आप जाएंगे तो ओशन में भी यही प्रोसेस है। ओशन में भी धीरे धीरे नदी के रास्ते टूटते टूटते पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद जो है ये फिर माइक्रोप्लास्टिक का रूप ले लेता है और माइक्रोप्लास्टिक हमारे एक्वेटिक लाइफ को इफेक्ट करता है। माइक्रोप्लास्टिक दो तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। एक तो जो मैंने बता दिया आपको कि पानी के माध्यम से, दूसरा हम इसे इंटेंशनली भी बना लेते हैं। इंटेंशनली जो बनाया जाता है प्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक, उसे हम माइक्रोबीड्स कहते हैं। ये मेडिकल या ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए यूज में लाया जाता है और यूएस ने इसको बैन कर दिया था 2015 में। माइक्रोप्लास्टिक सबसे ज़्यादा हमारे समुद्री जीवन को असर डालता है। समुद्री जीवन में जैसे कि मछली हो गई, केकड़ा हो गया, जब ये माइक्रोप्लास्टिक को निगल लेते हैं, और ख़ास तौर से मछली की बात करूंगा, मछली या केकड़ा या झींगे जो समुद्री जीव हैं जो कि माइक्रोप्लास्टिक को निगल लेते हैं, होता क्या है कि बाद में ये सी फूड के तौर पे यूज़ किए जाते हैं और सी फूड के तरह यूज़ किए जाने पर ये डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली हमारी ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाता है माइक्रोप्लास्टिक, और बाद में ये सीरियस हेल्थ इश्यूज बनाता है, जो कि बहुत सारे रिसर्च में बताया भी गया है। एक अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन हार्ट में माइक्रो प्लास्टिक पाया गया, जो कि 5 अलग अलग हार्ट्स में पाया गया। और एक नीदरलैंड की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने 22 अलग अलग ब्लड सैंपल्स लिए थे और 22 अलग अलग ब्लड सैंपल्स में से 18 सैंपल्स में प्लास्टिक पाया गया। तो ये कितना डेंजरस है आप इससे समझ सकते हैं कि 22 सैंपल्स में से 18 सैंपल्स जिनमें ब्लड में प्लास्टिक पाया गया, और वो भी एक खास तरह का प्लास्टिक था जो कि पीईटी पेट टाइप का प्लास्टिक होता है। ये पेट टाइप का प्लास्टिक या तो प्लास्टिक बॉटल या उसके सिमिलर आइटम्स में पाया जाता है। तो क्या ऐसा है कि पानी पीने के पानी वाली बॉटल से लोगों में ये प्लास्टिक आ गया? कुछ रिसर्चेस ये भी बताते हैं कि प्लास्टिक का ज़्यादा कूड़ा होने से या प्लास्टिक हमारे आसपास के वातावरण में होने से प्लास्टिक हवा में भी आ जाता है और उस हवा के माध्यम से भी ये हमारे शरीर में एंटर करता है। कुछ रिसर्चेस ऐसा भी कहते हैं जैसे आज की डेट में हम प्लास्टिक को सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आज की डेट में हमारे लिए एक विकल्प है, एक अच्छा विकल्प है रिसाइकिल करने का प्लास्टिक को। लेकिन जब ये प्लास्टिक सड़कें जब इस्तेमाल में आएंगी और जब ये प्लास्टिक घिसेगा तो ये फिर माइक्रो प्लास्टिक बन के, नैनो प्लास्टिक बन के हवा में आ जाएगा, और जब हवा में आ जाएगा तो क्या ये प्लास्टिक फिर से हमारे शरीर के अंदर एंटर नहीं करेगा? तो प्लास्टिक एक समस्या है, इसको हमें बहुत समझदारी से निपटने के लिए प्लानिंग्स तैयार करने पड़ेंगे। जनरल इन्वायरमेंटल साइंस स्टडी के रिपोर्ट के अनुसार
हमारे शरीर में लगभग 34,000 से 52,000 तक प्लास्टिक के पार्टिकल्स एंटर कर जाते हैं और सिर्फ सांस लेते समय लगभग 74,000 पार्टिकल्स ह्यूमन बॉडी में चले जाते हैं। आज प्लास्टिक पॉल्यूशन एयर, वाटर और फूड तीनों माध्यम से हमारे शरीर में एंटर हो रहा है। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन अगर इस एप्पल में ही प्लास्टिक हो तो? क्योंकि रिसर्च ऐसा बताते हैं कि जो प्लास्टिक पानी में घुलता है वो एप्पल में भी मिल सकता है। अब आप सोचेंगे कि प्लास्टिक इतना डेंजरस हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक डेंजरस हो सकता है, लेकिन सिर्फ हमारी थोड़ी से प्रयास से ये नहीं होगा। अगर हम प्लास्टिक को रिसाइकिल ज़्यादा से ज़्यादा करें और प्रोड्यूस कम करें, रीयूज रिड्यूस, ये नारा हमारा सबसे बेस्ट नारा है। अगर हम ये करते हैं तो प्लास्टिक की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार 2040 तक धरती पर लगभग 1.3 अरब टन प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है और इसको सड़ने में समय लग जाता है। सड़ता क्यों नहीं है, इसको समझने के लिए हमें इसके केमिकल कंपोजिशन को समझना होगा। आखिर क्या है कि प्लास्टिक सड़ता ही नहीं है? तो इसको समझने के लिए हम इसके प्लास्टिक कंपोजिशन को समझते हैं कि ये बनता कैसे है। प्लास्टिक बनता है नेफ्था से। नेफ्था पेट्रोलियम प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल है। पेट्रोलियम रॉ मटेरियल जो कि प्योरीफाई करके नेफ्था बनता है और नेफ्था से फिर ये सिंपल फॉर्म में चेंज किया जाता है। नेफ्था को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये सिंपल फॉर्म में चेंज कर देने के बाद 4 डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरता है। पहला स्टेप है थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस, पर हम थर्मल क्रैकिंग प्रोसेस करते हैं। इसके बाद क्वेंचिंग प्रोसेस होता है, फिर कंप्रेशन प्रोसेस होता है और फाइनली रिफाइनिंग प्रोसेस किया जाता है। रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद हमें अलग अलग टाइप की गैसेस मिल जाती हैं, जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटाडाइन एटसेट्रा एटसेट्रा। इन गैसेस को छोटे छोटे गैस चैम्बर में भेजकर इसके मॉलिक्यूल्स को, जिन्हें हम मोनोमर कहते हैं, इसे हम एक कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करा के पॉलीमर में कन्वर्ट कर देते हैं। मोनोमर्स एक लंबी चेन बनाते हैं और वो फिर पॉलीमर कहलाता है। कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है एक लंबी चेन बना देता है और लंबी चेन बनाने के बाद वो पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर बनने की इस पूरी प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को यूज करके हम डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक को बना सकते हैं। पॉलीमर एक कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपोजिशन है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक 500 से 700 साल के बाद डिके होना शुरू होता है। हालांकि सन 2016 में ऐसे एंजाइम्स की खोज की जा चुकी है कि जो प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सकते हैं। इस पर रिसर्च चल रही है। बहुत जल्द ऐसा होगा कि प्लास्टिक के एंजाइम्स को डेवलप कर लिया जाएगा। रिसर्चेज इस पर चल रही है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज लगभग सभी देशों में प्लास्टिक को बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज़ किया जा रहा है और प्लास्टिक जिस तरह से यूज़ हो रहा है, इस तरह से अगर हम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते रहे, क्योंकि डिमांड है तो प्रोड्यूस भी होगा। प्रोडक्शन पे अगर हमने जोर दिया और रिसाइकिल को जोर नहीं दिया, तो एक ऐसा समय आएगा कि जब हमारे घर के दरवाजे पे ही प्लास्टिक का ढेर मिलेगा। प्लास्टिक के कूड़े को निपटाना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसके रिसाइकिल को करना। हम जितना कम प्रोड्यूस करेंगे और जितना ज़्यादा रिसाइकिल करेंगे, वो हमारे जीवन के लिए बेहतर होगा। अगर हमें अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए तो, क्योंकि आज जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं, शायद प्लास्टिक अगर इसी तरह से बढ़ता रहा तो उन्हें ये जीवन नहीं मिलेगा। हर जगह कचरा है, हर जगह। समुद्र में अगर आप देखेंगे, समुद्र के तटों पे जाएंगे तो आपको इतना कचरा मिलेगा कि आप सोच में पड़ जाएंगे। एक बहुत ही खराब कहें या इम्पैक्टफुल पिक्चर ली थी किसी अच्छे फोटोग्राफर ने, या एक बर्ड की फोटो थी। वो बर्ड की फोटो मैंने यहाँ लगाई है, पिन की है। आप जरूर देखिए इस फोटो को। इस फोटो को देखने से आपको ये समझ आएगा कि कैसे प्लास्टिक हमारे जीवन में इम्पैक्ट डाल रहा है। प्लास्टिक के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए आपको और हमें साथ में आना पड़ेगा और अपने दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम अपने दिनचर्या को ठीक करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट को कचरे में डालने से पहले हम ये सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक वेस्ट अलग से प्लास्टिक वेस्ट ही हो, बाकी गार्बेज जैसा ना हो। जो गार्बेज सड़ सकता है उसको हम हटा के अलग करें, प्लास्टिक के वेस्ट को अलग करें। प्लास्टिक के वेस्ट को अलग करके हम उसे रिसाइकिल के लिए प्रोसेस करने की कोशिश करें।
या ऐसी जगह पे डालें जहाँ से वो उठा के रिसाइकिल किया जा सकता है। तभी हम अपने एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।